हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम सर आज के सेशन के अंदर। तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। हाईएस्ट पेइंग जॉब क्या होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी अगर आप बात करें तो हाईएस्ट पेइंग जॉब क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, बेस्ट क्या 1 करोड़ तक सैलरी? हाँ, मैं पहले ही बता दूं, बिल्कुल जा सकती है हाईएस्ट पेइंग जॉब सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 1 करोड़ तक सैलरी जा सकती है। ऐसा नहीं बोला सबकी जाएगी यार, अब तुम पहले बोलो, अभी मैं बताता हूँ क्या होगी। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब सर रैंकर को मिलती है, नॉन रैंकर को मिलती है वो जॉब, या फिर बिग फोर से आर्टिकलशिप करिए, नॉर्मल आर्टिकलशिप करिए, अपन ने वो सब सब चीजें अपन एक बार डिस्कस आज अपन कर लेते हैं। तो सर 3 जॉब की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंदर 3, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी। एक एक करके चलते हैं सर अब इसके अंदर। सर 3 जॉब बाकी मैंने आपको बता दी। 3 जॉब होती है सर हाईएस्ट पेइंग जो अपन को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिल सकती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी। तीनों के अंदर सर अपना कंपटीशन सही बताऊं, तीनों के अंदर केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही नहीं लिया जाता। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंपटीशन होता है सीए, आईआईएम वाले जो एमबीए होते हैं, मेनली आईआईएम वाले जो टॉप कॉलेजेस, जनरली आईआईएम वाले एमबीए से कंपैरिजन अपना कंपटीशन होता है यहाँ पर। प्लस भाई आईआईटी वाले भी इनमें होते हैं, आईआईटी वाले भी। तो यहाँ पर भयंकर कंपटीशन है तीनों जॉब के अंदर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी, तीनों के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो सीए को पूरा कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, सिर्फ सीए से ही नहीं, आईआईएम वाले एमबीए से, आईएम से इसने करी हुई है, और साथ में आईआईटी वगैरह से भी। सर फर्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग। इसके अंदर जो सीए फ्रेशर की मैं बात करूं, सीए फ्रेशर की सैलरी सर 18 से 25 लाख जाती है, 18 टू 25 लाख इसकी सीए फ्रेशर की सैलरी होती है। पर सर इसके अंदर एक जनरल क्राइटेरिया होता है, ये फ्रेशर को तभी लेते हैं सर जब आपको जनरली फ्रेशर में आपकी रैंक हो और बिग फोर से आर्टिकलशिप हो। इन जनरल मैंने यही देखा है, यही क्राइटेरिया होता है इनका। और जहां मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की बात कर रहा हूं इस पैकेज की, वो जनरली 3 कंपनी इसको बिग 3 बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का, बैन, बीसीजी और मैकेंजी। बैन, बीसीजी और मैकेंजी, ये तीनों की मैं कंफर्म की बात कर रहा हूं। इन तीनों के अंदर ये जनरली क्राइटेरिया यही देखते हैं कि आप रैंकर थे प्लस आपकी बिग फोर से आर्टिकलशिप थी, तो आपको ये जनरली लेते। इन जनरल बाकी बहुत कम चांस होती है लेने की, देखो ऑनेस्टली तो यही है, असली में यही होता है। ठीक है, अब ये है सीए फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, ये तो सीए फ्रेशर की है। और मैं बताता हूं, चाहे आपकी रैंक और बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं तो भी जा सकते हो, उनको मैं बताता हूं कैसे जा सकते हो, मैं बताऊंगा अभी। पर इन जनरल आपका एवरेज पैकेज स्टार्टिंग का रहता है, और सर आपका कुछ ही साल का एक्सपीरियंस हो गया इसमें, पार्टनर वगैरह बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप 5 से 8 साल में, आधी बार बहुत से लोगों में देखा वो पार्टनर बन जाते हैं इसके अंदर। धीरे धीरे अगर आप, काम हद से ज्यादा होता है भाई, रात रात भर काम करना पड़ जाता है आपको, काम बहुत ज्यादा है, वर्कलोड हद से ज्यादा है। पर उसके बाद आपने काम करके अगर टिके रहना, इसमें 7-8 साल भी टिक गए, पार्टनर बन जाओगे, आपकी सैलरी कब 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी पता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी सैलरी 1 करोड़ तक पहुंचते हुए भी टाइम नहीं लगता मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। स्टार्टिंग अच्छी खासी है और बाद में ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा होती है। 1 करोड़ आप 7-8 साल में भी पहुंच सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना, बाकी आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है, बाकी पहुंच जाते हैं लोग 10 साल के अंदर। तो मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ 10 साल में तो आप 1 करोड़ से ऊपर होंगे। 10 तो मैं ज्यादा बोल गया, मतलब 7 1 साल भी काफी होते हैं इसके अंदर। मैंने बहुत सौ को देखा, इवन 6-7 साल के अंदर ही फटाफट से वो बन जाते हैं डायरेक्टर वगैरह, पार्टनर वगैरह, और इसके अंदर फिर इनकी सैलरी बढ़ जाती है। अब सर अगर आप रैंक नहीं है, बिग फोर में आर्टिकलशिप नहीं है, तो क्या कर सकते हो? देखो इसके अंदर ना फिर आप क्या करो, डायरेक्ट तो देखो ये मैककिंजी वगैरह आपको नहीं लेगी, डायरेक्ट तो मैककिंजी, बीसीजी, बैन वगैरह आपको नहीं लेगी। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की जो नॉर्मल फर्म से, नॉर्मल वाली, उनके अंदर जाओ, या फिर जो बिग फोर है, बिग फोर के अंदर भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है। एक्सेंचर है, एक्सेंचर भी आप जानते होंगे, एक्सेंचर हो गया, बिग फोर हो गया। या फिर जो बाकी नॉर्मल जो इनके अलावा, मतलब इन तीनों के अलावा जो नॉर्मल फर्म है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देती है, कुछ साल इधर काम करो, 2-1 साल, 2-1 साल इधर काम करो बिग फोर में, एक्सेंचर वगैरह में, इधर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम करो, ये आपको ले लेंगे, ये आपको स्टार्टिंग में भी ले लेंगे। हालांकि इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होगा पर वो ले लेंगे। इधर जब आपको एक्सपीरियंस मिल गया ना, तो एक्सपीरियंस वाले बंदे को एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेन, बीसीजी और मैकेंजी वगैरह आपको ले सकते हैं एक्सपीरियंस के बंदे से। तो आपको आप ये वाला तरीका भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके रैंक और बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। इसका काम क्या होता है जनरली, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रोल प्रोफाइल क्या होती है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बहुत ही ना, क्या ही बोलो, क्या ही प्रोफाइल, कुल मिलाकर इनकी प्रोफाइल ये होती है कि आपको कंपनी की ग्रोथ करानी है। सामने वाली कंपनी है, जैसे रिलायंस आ गया, रिलायंस ने बीसीजी को हायर कर दिया, अब रिलायंस बोल रहा है कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, हम एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकते हैं। मतलब आप एक तरह से कंसल्टेंसी दोगे उनको, केवल कंसल्टेंसी दोगे। फालतू बात बताऊं ना, मतलब सही बात बताऊं तो आप बस टोपी पहनाते हो, सामने वाले को कुछ काम का नहीं करते। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसके अंदर भी सर सेम है, मैंने तीनों के अंदर बोला। इसके अंदर भी अपना आईआईएम वाले बंदों से, जो आईआईएम फाइनेंस वाले होते हैं बंदे, आईआईएम से एमबीए करी होती है जो फाइनेंस वाले बंदे, फाइनेंस में एमबीए करी होती है वो, और आईआईटीएन। हाँ भाई, आईआईटीएन से भी कंपटीशन है इधर, सीए, आईआईटी, आईआईएम तीनों के तीनों घुसे हुए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपका जो इनिशियल फ्रेशर वाली सैलरी होती है वो 22 से 28 लाख तक
रह सकती है, ठीक है ना। मैं 22 मतलब 20 से शुरू कर लो तुम इसको, 20 से 28 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सैलरी हो सकती है। अब इसके अंदर सर जिसकी मैं फर्म की बात कर रहा हूँ जो टॉप है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं सर, जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डन सैच, सीटी, मॉर्गन स्टैनली, डॉश बैंक, ये सब। और मेनली इसमें भी सबसे ज्यादा चलता है सर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्लोबल फर्म्स है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए अच्छी है, इनके अलावा भी बहुत सारे बैंक है वो है अच्छे खासे बैंक है, तो ये आपको सैलरी उठाती है। सो इसके अंदर रैंकर को ऑफकोर्स बहुत बेसिक चीजें इन तीनों की मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट इक्विटी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रैंकर हूँ प्लस बिग फोर से आर्टिकलशिप है या फिर बिग फोर से आर्टिकलशिप है, तो इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी। या फिर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह करी हुई ऑलरेडी, तो इनको प्रेफरेंस आपको हमेशा मिली जाएगी, इनको मिलेगी, क्योंकि यार ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है, टॉप जॉब के अंदर आती है, इनको प्रेफरेंस मिलेगी। पर हालांकि इसके अंदर नॉन रैंकर को भी लेते हैं, इसके अंदर नॉन रैंकर को भी मैंने देखा है लेते हैं, ले लेते नॉन रैंकर को भी लेते हैं। और स्पेसिफिकली बात करूं, अगर आपको इसमें सीएफए अगर आपने करा हुआ है, इसमें आपने सीएफए करा हुआ है, तो सीएफए आपको एडवांटेज दे सकता है। अगर आपने यहाँ पे सीएफए करा हुआ है तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज वेल एज प्राइवेट इक्विटी दोनों जगह आपको सीएफए एडवांटेज दे सकता है, दोनों जगह की आपको जॉब में पहले ज्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम क्या होता है सर, देखो दो ऑफिस के अंदर जाने होते हैं, फ्रंट ऑफिस और मिड बैक ऑफिस में जिसको बोलते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है सर, किसी भी कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, किसी भी कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, फंडिंग चाहिए, मर्जर एक्विजिशन करना है, किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाह रही है, मर्जर एक्विजिशन करना है ऐसा, या फिर मैं कोई कंपनी हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई एक्वायर कर ले, मेरे को फंडिंग मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर वो उनके लिए वो काम करते हैं। सारा प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाना, पिच तैयार कराना, डेक बनाना, वो सब चीजें होती है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक उनके लिए मदद करते हैं फंड रेस वगैरह करने में, मर्जर एक्विजिशन करा करने में, ये होता है। तो फ्रंट ऑफिस मतलब तुम समझ गए होंगे, फ्रंट ऑफिस मतलब तुम डायरेक्ट क्लाइंट से डील करोगे, डायरेक्ट क्लाइंट से डील करोगे, तो उसमें आपकी सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। पर स्टार्टिंग में फ्रेशर को कभी भी फ्रंट ऑफिस में जनरली नहीं लेते, पहले शुरुआत हमेशा मिड ऑफिस या बैक ऑफिस से होती है, कि आप पीछे के डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, कैलकुलेशन करोगे, डेक बनाओगे, पिच बनाओगे, वो सब में आपको पहले इसमें होता है, फिर धीरे धीरे आपको फ्रंट ऑफिस में दे देते हैं। और सर उसके बाद ये होगी फ्रेशर की सैलरी, इसके बाद वही सेम मैं बोल रहा हूँ, कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर इंडिया के बाहर चले जाओ, दुबई वगैरह, या फिर इंडिया के अंदर ही कुछ सालों में आपकी सैलरी इजीली करोड़ों में पहुंच जाती है। कुछ साल मतलब मैं बोल रहा हूँ 7-8 साल में आप करोड़ में भी पहुंच जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह, ठीक है ना। तो 7-8 साल के अंदर आप इन सब जॉब में करोड़ में आराम से पहुंच जाओ। फिर प्राइवेट इक्विटी, जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है प्राइवेट इक्विटी। सब प्राइवेट इक्विटी में भी सेम सीएफए का एडवांटेज मिलेगा, और प्राइवेट इक्विटी में सही बात बताऊं जॉब मिलना बहुत 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 मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, सीए लेवल पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल पे, क्योंकि भाई पहले आईएएम वाले बंदे घुसे हुए, आईआईटी वाले बंदे घुसे हुए इसके अंदर भी। साल के अंदर जो वैकेंसी होती है ना, आप मान के चलो पूरे साल में जो टॉप फर्म्स हैं उनमें मतलब 50-60 वैकेंसी आना भी बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर आईआईटी आईएम वगैरह सबसे कंपटीशन करना है, 50-60 वैकेंसी भी आना बहुत बड़ी बात है प्राइवेट इक्विटी में एक साल के अंदर, मतलब एक फर्म के अंदर बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो उसके अंदर आपको सबसे कंपटीशन करना है। तो अब प्राइवेट इक्विटी में डायरेक्ट दो होते हैं, देखो प्राइवेट इक्विटी के अंदर भी दो तरह की फर्म होती है, एक जो होती है डोमेस्टिक फर्म है, जो डोमेस्टिक फर्म समझ गए होंगे नाम से, एक होती है ग्लोबल पी, ग्लोबल फर्म जिसको बोलते हैं ग्लोबल पी, और एक होती है डोमेस्टिक पी। तो स्टार्टिंग आप हमेशा कर सकते हो ग्लोबल पी से, इसमें भी हमेशा जनरली प्राइवेट इक्विटी में भी देखो जनरली हमेशा वही रैंकर बिग फोर को प्रेफरेंस मिलती है, पर मैं आगे बताऊंगा नॉन रैंकर को भी सेम तरीका है वही वाला, पर अभी बताता हूँ। डोमेस्टिक के अंदर स्टार्टिंग में आपको जॉब जनरली डोमेस्टिक में ही मिलती है, जनरली फ्रेशर को डोमेस्टिक पी ही लेती है, ग्लोबल वाली नहीं लेती। ग्लोबल मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, बाहर की फर्म्स है जो इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है, इंडिया में भी ऑपरेट। तो डोमेस्टिक का भी मैंने पैकेज लिखा, जनरली 18 से 22 लाख होता है, 18 से 22 लाख स्टार्टिंग पैकेज है। जैसे ही आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, आप ग्लोबल में शिफ्ट हो सकते हो। 3-4 साल का एक्सपीरियंस आप ग्लोबल में इंटरव्यू देके ग्लोबल में चले जाओ, और वह स्टार्टिंग पैकेज भिड़ते आपका 60 लाख से 1 करोड़ तक का मिल जाएगा 3-4 साल बाद ही डायरेक्ट। 3-4 साल का एक्सपीरियंस है बस आपको, उसमें आपको 60 लाख से 1 करोड़ तक पैकेज मिल जाए। इवन आपको प्राइवेट इक्विटी में एक्सपीरियंस नहीं था, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक्सपीरियंस था, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी डायरेक्ट इधर शिफ्ट हो सकते हो ग्लोबल पीई के अंदर, वहां पे भी आपको 60 लाख से 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा 4-1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो प्राइवेट इक्विटी बहुत अच्छा हाईएस्ट पेइंग है, हाईएस्ट पेइंग। जनरली सेम है सर, रैंकर और बिग फोर वाले बंदे को मिलती है प्रीफरेंस। अब जैसे मैं नाम लिया था, तुमको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जो ग्लोबल फर्म है ब्लैकस्टोन, बैन, कार्ले, वाबक। डोमेस्टिक जो फर्म है सामारा कैपिटल, केदारा, ट्रू नॉर्थ वगैरह, ये सब डोमेस्टिक पी वाले। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो, फिर बाद में कुछ सालों बाद इधर शिफ्ट हो सकते हो। अब सेम चीज सर, मुश्किल होता है अंदर जाना, और स्पेशली अगर आपके रैंक नहीं है, बिग फोर से आर्टिकलशिप वगैरह नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। उस केस में क्या करें सर, उस केस के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी आजकल आ गई, जो मिड साइज प्राइवेट इक्विटी फर्म होती है।
मिड साइज प्राइवेट इक्विटी फर्म से शुरू करो। स्टार्टिंग में पैकेज नॉर्मल देगी, 8-10 लाख रुपए देगी तुमको, 10-12 लाख देगी, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग मिड साइज जो नॉर्मल पी फर्म होती है, दिल्ली मुंबई वगैरह में होती है, तो नॉर्मल प्राइवेट इक्विटी फर्म से शुरू करो, बिल्कुल नॉर्मल वाली। फिर धीरे धीरे डोमेस्टिक पे शिफ्ट हो, क्योंकि अब आपका एक्सपीरियंस हो गया। फिर डोमेस्टिक का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब इन वाली जो बड़ी थोड़ी बड़ी हाई लेवल की फर्म है डोमेस्टिक में भी, फिर उसके बाद आप ग्लोबल में शिफ्ट होगा, उसके बाद आप ग्लोबल में शिफ्ट हो जाओ, आप ऐसे। तो सर ये रियलिटी है सर, बिल्कुल सर 1 करोड़ तक का पैकेज सीए का जा सकता है, इजीली जा सकता है कुछ सालों के अंदर ही। बट आपको मैंने बता दिया जो हाईएस्ट पेइंग है उसके अंदर क्या कंपटीशन है, कैसे है और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये होता है प्राइवेट इक्विटी वालों का काम। क्या होता है सर, वो अपने कुछ नहीं, नॉर्मल काम होता है प्राइवेट इक्विटी का, कि लेट से खुद का ही पैसा है। बहुत सी प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होता है, खुद का पैसा है या क्लाइंट का पैसा है, तो कुल मिला के उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, किसी स्टार्टअप को ग्रो करना होता है, या वो खुद स्टार्टअप बना के, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, किसी स्टार्टअप को फंडिंग करनी होती है, तो किधर पैसा डाले, पैसा है तो किधर पैसा डाले, वो अच्छे खासा रिसर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि इस जगह पैसा डालना चाहिए, इस जगह पैसा नहीं डालना चाहिए। किसी भी स्टार्टअप को ग्रो कर देते हैं कि हाँ भाई इस स्टार्टअप को ग्रो करो, इसमें पैसा डालो, और स्टार्टअप को फिर सेल कर दो, स्टार्टअप को सेल कर दो। तो ये सब काम प्राइवेट इक्विटी वालों के। तो सर ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर इन जनरल आपको नॉर्मल एवरेज जो सिनेरियो जानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिया में क्या सैलरी होती है, इंडिया के बाहर क्या होती है, एवरेज वाला बिग फोर के अंदर, नॉन बिग फोर के अंदर, रैंक करो नॉन रैंक करो, तो उसकी वीडियो मैंने एक सेपरेट शेयर करी हुई है। फिर भी आपको कुछ जानना हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा आपको। चलो सर, ओके, बाय बाय, टाटा सी यू।